सैलरी तो 61,066 रुपये आई थी। अभी भी मैंने वो मैसेज पिन करके रखा सर। तो फिर एग्ज़ाम के पहले ही सर मतलब फील हो गया था एग्ज़ाम देने के पहले कि हाँ इस बार तो पक्का सॉलिड निकल सकता है। फिर जैसे मेडिकल होना था तो सर इतना नर्वसनेस था कि लग रहा था कि पहले जाएं कि नहीं जाएं। तब मेडिकल क्लियर होने के बाद जब प्रोजेक्ट में ज्वाइनिंग किए तो सर मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था। हफ्ते 10 दिन तो बिल्कुल मतलब बिलीव नहीं हो कि गवर्नमेंट जॉब में आ गए हैं। तो किशन जी, आपका माइनिंग यानी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूंगा किशन जी कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपने करंट स्टेटस के बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को। सर मेरा नाम किशन केसरी है। मैं करंटली मानी सरदार पोस्ट पे एनसीएल में अपॉइंटेड हूँ खड़िया प्रोजेक्ट पे। और सर मैं व्यवहारी एमपी का रहने वाला हूँ। ओके, बेसिकली मध्य प्रदेश से ही हैं और मध्य प्रदेश में ही आपका पोस्टिंग हो गया। इससे बेहतर क्या चाहिए यार, घर में ही ज्वाइनिंग हो गया है, घर में ही जो भी आपका जॉब लग गया है। आगे मैं जानना चाहूँगा किशन जी कि जब आपका जॉब लगा, कौन सी ईयर में लगा आपका जॉब, बता सकते हैं? सर ये 2023 पे 2023 में लगा जी था। सर। तो 2023 में जब आपका जॉब लगा, आपके अकाउंट में जो फर्स्ट सैलरी आया था तो कैसा आपको लग रहा था, कैसा आपके घर में माहौल था, जो भी है? सर तो सैलरी तो 61,066 रुपये आई थी। अभी भी मैंने वो मैसेज पिन करके रखा सर। मतलब बेसिकली वो ओके। मतलब एक होते ना एक यादें। तो अभी मैसेज जो हाँ हाँ। फ्रंट में पिन करके रखा है वह बहुत अच्छी फीलिंग थी सर। मतलब उसको मतलब डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। मतलब बहुत अच्छा फील हुआ था। ओके ओके, जॉब लगना एक तरफ सर, और जॉब लगने के बाद जो पहला सैलरी क्रेडिट होता है ना, जो उम्मीदों का सैलरी रहता है कि जहाँ पर हम सपने बुनते हैं कि पहला सैलरी आएगा तो ये करेंगे वो करेंगे, तो अलग ही खुशी है, उसको क्या ही बताएं, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अच्छा है। आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा किशन जी, एक्चुअली बहुत सारे लोगों का सवाल था कि एक जो माइनिंग सरदार होता है उसका किस तरह का ड्यूटी होता है, आपके एनसीएल के अंदर में कैसा वर्क कल्चर है, आपका पूरा दिन भर का कैसा शेड्यूल हुआ करता है? सर माइनिंग सरदार का ड्यूटी जैसे बेसिकली हम लोग के यहाँ शिफ्ट में ही रहता है। हर जगह ही कोल इंडिया में शिफ्ट में ही ड्यूटी है माइनिंग सरदार की। तो वैसे ओपन कास्ट में थोड़ा अंडरग्राउंड से डिफरेंट है। ओपन कास्ट में जैसे अपने प्रोडक्शन में अपन जैसे अपॉइंटेड हैं तो उसमें अपना सॉवल और डंपर कॉम्बिनेशन में काम करना पड़ता है। तो अपनी ड्यूटी सॉवल पे बेसिकली ज़्यादा रहती है। सॉवल डंपिंग यही रहता ही है। और इस पे बेसिकली प्रोडक्शन पे डिपेंड है। तो वो जो आप माइनिंग सरदार जब जाते हैं ड्यूटी में, तो आपका क्या है, जैसे हम एसीसीएल के अंदर में जो अंडरग्राउंड माइंस उसमें देखते हैं कि जो पहला माइनिंग सरदार आता है वो एज ए शॉर्ट फायरर ड्यूटी करता है जी। जाकर के बटन दबाना और जो भी ब्लास्टिंग के कार्य को संपादन करना ही उसका काम रहता है, जो भी रेगुलेशन के अंदर। तो वहां पर भी ऐसा ही है कि कुछ और काम भी देते हैं? नहीं सर, यहाँ पे बताया ना डायरेक्ट ऐसा कुछ दिन सीनियर्स के अंडर में सॉवल में ड्यूटी देते हैं। जैसे सॉवल चलता है, सॉवल डंपर, तो उस पे फेस पे अपनी ड्यूटी रहती है। कुछ दिन डंपिंग भेज देते हैं, मतलब किसी के अंडर में ही भेजते हैं। फिर ज़्यादा दिन नहीं, एक हफ्ते 10 दिन के बाद अपना सिंगल सोलो अपना सॉवल में ड्यूटी रहेगी। फिर डंपिंग में रूटीन मतलब रोटेट होते जाता है। जैसे हमारे यहाँ 10 क्यूबिक मीटर के सॉवल हैं, 20 क्यूबिक मीटर के सॉवल हैं, पेलोडर से चलते हैं और पीसी चलते हैं। तो डिफरेंट मशीन में मतलब पर डे फिक्स नहीं रहता है सर। मतलब डिफरेंट मशीन में अपॉइंट किए जाते हैं, पर डे रोटेट करते जाते हैं। तो बेसिकली सरफेस में आपका ऐसा कुछ नहीं है। अंडरग्राउंड में जैसे हमारा है कि भाई तुम एज ए शॉर्ट फायरर ही काम करना है जब तक कि आपका प्रमोशन ना हो जाए। तो वहां पे ऐसा नहीं है सर, आपको पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, उसमें भी जगह फिक्स नहीं रहता कि आपको अलग अलग जगह भी दिया जा सकता है। एक जो बड़ा जानने का इच्छा लोगों का था, मेरा भी खुद का है, कि एनसीएल अलग से पहचान बना के रखा है कि सर वहां पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है बाकी सबसे ड्रेस अच्छा है। तो आप प्लीज कॉलोनी के बारे में बताइए कि आपके जो दोस्त लोग बताते होंगे, आपने जो ऑब्जर्व करा, क्या डिफरेंस आपको दिखता है? सर मैंने कॉलोनी और सीआईएल में और दूसरी सब्सिडरीज में देखी है। तो यहाँ पे तो मतलब स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है कॉलोनी का। कॉलोनी वैसे ज़्यादातर इसका स्ट्रक्चर जैसे सेकंड फ्लोर तक बना है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। और यहाँ मतलब कॉलोनी काफ़ी मतलब डिफरेंट है। और जैसे फैसिलिटी भी डिफरेंट है। वो वाटर सप्लाई सिस्टम यहाँ का अलग है, ना पानी पीने का अलग आता है, IWSS लगा हुआ है। तो काफ़ी डिफरेंट है।
ओके, ऑर्गेनाइज्ड वे में है, मतलब हाँ लग रहा है कि हाँ कोल इंडिया के अंदर में हम ऑफिसर हैं। जी जी ये वाला फीलिंग एक्चुअल में जी एनसीएल जो है वो डिलीवर कर पा रहा है, जॉब सेटिस्फेक्शन जो है एनसीएल दे पा रहा जी है। जी बिल्कुल सर। आ, अभी आपको जैसा कि आपने बताया कि 2023 में आपका जो भी जॉब लगा, तो आपको ओवरऑल कितना टाइम हो गया वहाँ पे? जैसे आपने 23 में कौन सा मंथ में आपका जॉब लगा था? सर मेरा जॉब 24 जून 2023 को लगा था। ओके, तो 24 जून 2023 में लगा, तो ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस है? ये जो जून, तो मतलब 1 साल से भी कम समय हुआ है, तो जी ये जो सर। आपका वर्क ड्यूरेशन है उसका ओवरऑल आप एक्सपीरियंस प्लीज हमको शेयर करें, ज्वाइनिंग से लेके आज तक का, कि कैसा आपका सफर रहा है, क्या क्या सर चैलेंजेस है, अप्स एंड डाउन्स है या खुशियां जिससे क्या आपने गुजरे? सर जैसे पहले तो सिलेक्शन लिस्ट आई, फिर जैसे मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट आई, शॉर्ट लिस्ट करिएगा कैंडिडेट। फिर जैसे मेडिकल होना था तो सर इतना नर्वसनेस था कि लग रहा था कि पहले जाएं कि नहीं जाएं। मतलब फर्स्ट डे जैसे हम लोग का, मतलब ज्वाइनिंग के लिए मेडिकल क्या हुआ था सर, कि मेडिकल जैसे यहाँ कराते जा रहे थे और ज्वाइनिंग देते जा रहे थे, तो ये चीज़ सबको पहले पता नहीं थी। तो मैंने पहले से जो अपने सीनियर्स वगैरह हैं तो उनसे पता किया था कि क्या मतलब अप्रोच रहती है एनसीएल की। तो उन्होंने बताया कि जैसे जब सरदार में बेसिकली ज़्यादा ही लोग रहते हैं जब वैकेंसी निकलता है, तो ज़्यादा लोग रहने की वजह से वो मेडिकल कराते जाते हैं और ज्वाइनिंग देते जाते हैं, तो एक सीनियरिटी का सबसे बड़ा मैटर करता है सर। तो ये चीज़ सबको पता नहीं थी, तो हमको पता थी, तो मेडिकल पर डे ही कराएं और फिर मेल में तुरंत सबसे पहले अपॉइंटमेंट भी आ गया हम लोग का। तो सर जब ज्वाइनिंग किए तब तो हम लोग को मतलब सब मेडिकल क्लियर होने के बाद जब प्रोजेक्ट में ज्वाइनिंग किए तो सर मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था। हफ्ते 10 दिन तो बिल्कुल मतलब बिलीव नहीं हो कि गवर्नमेंट जॉब में आ गए हैं। मतलब वो फीलिंग ही नहीं बता सकते सर, मतलब क्योंकि सर इतना स्ट्रगल करके इंसान मतलब मेहनत करके पढ़ाई करके आता है, फिर अचानक से एकदम सब कुछ चेंज हो जाती है लाइफ। मतलब खुशियां जो आ रही है, गवर्नमेंट जॉब हाथ में है, घर परिवार वाले खुश जी हैं। सर। एक्चुअली मेरा अगला सवाल वही था कि आपको क्या बेसिक डिफरेंस आपको दिखाई देता है कि जिस दौरान आप कॉलेज से निकलने के बाद स्ट्रगल कर रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे या एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जी और आज जब आपके पास जॉब है, तो तब के लाइफ में और अब के लाइफ में आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है? सर जब पहले मैं मतलब 2020 में कोविड लग गया था, उस टाइम मैं मतलब प्रिपरेशन कर रहा था। 2019-20 मेरा ट्रेनिंग पीरियड था पीडीपीटी का, तो उस समय दिमाग में था कि हाँ माइनिंग में जॉब करना है, बट 20 से में कोरोना लग गया था। तो कोविड पीरियड में हम लोग का सर्टिफिकेट आया अप्रैल मई में 2020 में। तो उस समय तो माइनिंग की कोई वैकेंसी आ नहीं रही थी, ट्राई कर रहे थे कि मतलब आ जाए तो प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और फिर सर वैकेंसी आ नहीं रही थी तो हम एसएससी की ओर मुड़ गए, एसएससी की तैयारी कर रहे थे। फिर धीरे धीरे मन में ये हो रहा था कि माइनिंग की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। फिर डाउटफुल थे सर, मतलब अपने कैरियर पे डाउट थे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो एक फैमिली प्रेशर और लोगों का प्रेशर सर मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। फिर मैंने 2022 में एसएससी की प्रिपरेशन करते करते फिर एमपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था। उसी से हमारा ईसीएल और डब्ल्यूसीएल का एग्ज़ाम था सर। ओके। तो एमपी पुलिस का पहले रिजल्ट आया तो उसमें क्वालिफाई कर गए थे, फिजिकल के लिए बुलाया गया था। ओके। फिर ईसीएल डब्ल्यूसीएल का उस समय एग्ज़ाम होना था और उस समय मेरा फिजिकल भी होना था। तो दिमाग डाइवर्ट हो गया कि अब पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो गवर्नमेंट जॉब थी सर, मतलब वो कहीं से भी लगे, चाहे ईसीएल लगे, डब्ल्यूसीएल लगे, एमपी पुलिस लगे। तो उस समय मेरा फिर ईसीएल में और डब्ल्यूसीएल वाले थोड़ा सा, अब दो चीज़ों के डाइवर्ट होने के चक्कर में थोड़ा परफॉर्मेंस गिर गया था। मतलब कॉन्फिडेंट था सर मैं, लेकिन एक नंबर से ईसीएल में रह गया था। और डब्ल्यूसीएल में तो सर पता ही है उस बार 96 नंबर आया था, तब भी कुछ हुआ नहीं था, 98 कट ऑफ गया था। तो फिर सर मैं उस मई जून के 2022 से ये पूरा 2022 दिसंबर तक सर बहुत डिमोटिवेट हो गया था। मतलब मैं सारी प्रिपरेशन वगैरह छोड़ दिया था, क्योंकि उस चक्कर में, एग्ज़ाम के चक्कर में मेरा फिजिकल भी उसमें एमपी पुलिस में नहीं हो पाया था और दोनों एग्ज़ाम भी नहीं निकल पाए थे। तो फिर मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था। फिर नवंबर तक तो फिर मैं मतलब कुछ सोच नहीं पा रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर दिसंबर में अचानक से मेरे मन में आया कि एसएससी की जो अपन प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसको
कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मतलब और थोड़ा Continue ध्यान करते देते हैं, हम्म। कुछ ना कुछ हो सकता है। हम्म। फिर सर एनसीएल की नोटिफिकेशन आया कि एनसीएल की वैकेंसी आई है, तो मेरा मूड थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया था कि अब माइनिंग में जाना नहीं है, मतलब थोड़ा डाउटफुल हो गया था अपने अंदर कि अब थोड़ा दिल उठ गया था बोलते हैं सर। हम्म। तो फिर मेरा एक फ्रेंड है हम्म। नीरज, तो हम लोग की बात हुई, तो बोलता है कि एक बार मतलब इस बार पूरा 100% अपन लगा के देखते हैं। वो भी अभी जॉब में नहीं था उस टाइम, वो सिम्फर में था, हम्म। और मैं तो अभी कहीं पे जॉब में नहीं था, प्राइवेट में भी नहीं था। तो फिर हम लोगों ने प्रिपरेशन की। अच्छा 1-1.5 महीने का समय मिला, और प्रिपरेशन मान लो 1 साल पहले से थी, बीच में गैप हो गया, बट रिवीजन नोट्स वगैरह सब बने हुए थे, रूल रेगुलेशन एक्ट का सब कुछ अपने पास, सब कुछ मतलब रिवीजन बस करना था, और कुछ मॉक देने थे। तो फिर सर तैयारी किए, और फिर एग्ज़ाम के पहले ही सर मतलब फील हो गया था एग्ज़ाम देने के पहले कि हाँ इस बार तो पक्का सॉलिड निकल सकता है। तो निकल गया सर। ओके, तो ये आपका स्ट्रगल वाला जर्नी हुआ। अब वो स्ट्रगल वाला जर्नी के बाद में फिर आपका बाकी का लाइफ तो लगभग आपने बता ही दिया कि जब जॉब लगा तो कैसा आपको फिर फीलिंग आया। और इसमें बताने का ही क्या है कि जब हमारे पास गवर्नमेंट जॉब रहता है तो रिश्तेदार भी मिलते हैं, वहाँ पर भी हम सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि भाई कोल इंडिया में ऑफिसर हैं। दोस्त मिलते हैं उनको भी बता देते तो क्या है, मतलब बाकी सब लोग तो लगता है कि कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे ही जी रहे हैं। हम ही जो मुख्य धारा में जी रहे हैं, जिसके पास एक सरकारी नौकरी है। तो उसके बाद का लाइफ तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि एक बड़ा ही प्रेस्टिजियस जॉब है कि आपको कोल इंडिया जैसे महारत्ना कंपनी के अंदर में, उसमें फिर एनसीएल जैसे सब्सिडरी के अंदर में जॉब है, तो एक मान प्रतिष्ठा तो अपने आप में बन ही जाता है। और ये जो स्ट्रगल वाला लाइफ बताया वो एक्चुअली आपका ही नहीं है, हर माइनिंग स्टूडेंट का जो डिप्लोमा करके या डिग्री करके आज बैठा हुआ है, हर किसी का कुछ ऐसा ही लाइफ है कि मन में दुविधा है कि पता नहीं जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, मन में दुविधा है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, मन में दुविधा है कि पता नहीं ये वाला अपॉर्चुनिटी भी तो नहीं चला जाएगा। उस दुविधा के साथ में हर कोई जी रहा है, लेकिन जिस दिन जॉब लग जाएगा तो ये सारा स्ट्रगल आदमी एक बार में भुला जाता है कि फिर वो जो दिखता है जो सामने है वही उसी चीज का ही खुशी दिखाई देता है। आगे मैं जानना चाहूंगा किशन जी कि जैसा कि आपने अपना अभी तक का जो भी सफर बताया, आगे मैं जानना चाहूंगा कि जो आप जॉब में हैं अभी एनसीएल में, वहां पे आपके खुद के पोस्ट पे, माइनिंग सरदार के पोस्ट पे या ओवरमैन के पोस्ट पे, असिस्टेंट मैनेजर या डिप्टी मैनेजर के पोस्ट में और कोई है जो माइनिंग ज्ञान से आपकी तरफ पढ़ा हो, जैसा कि आपने जो भी पढ़ाई करा वैसा कोई आसपास में आपको दिखता हो? एनसीएल में तो मतलब काफ़ी लोग हैं जो माइनिंग ज्ञान से मतलब पढ़े हुए हैं। हमारे प्रोजेक्ट में तो मेरे को अब यहाँ डिफरेंट स्टेट के लोग हैं तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट हमारे तो क्या है एनसीएल के प्रोजेक्ट पूरे लाइन से हैं, 10 प्रोजेक्ट एकदम आजू बाजू हैं। तो ये पता है कि हाँ तो आजू बाजू वाले प्रोजेक्ट में सब फ्रेंड लोग हैं जो माइनिंग ज्ञान से पढ़े हुए हैं, बहुत लोग हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैं इसलिए जानना चाह रहा था क्योंकि मैं बड़ा चौड़ा होकर बोलता हूँ कि अभी ऐसा हो गया कि एमटी का 55 पोस्ट 2022 से, और फिर अभी जो निकला है 2023 तो उसमें करीब 90 लोग जो है माइनिंग ज्ञान से गए हैं। तो ये हो गया मैनेजर वाला पोस्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाला पोस्ट। उसके अलावा माइनिंग सरदार में भी लगभग ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि माइनिंग ज्ञान से 50% बच्चे निकल रहे हैं। तो मैं जानना चाह रहा था ग्राउंड लेवल पे ये दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं कि आसपास में भटकते हुए करके? नहीं सर बिल्कुल, बेसिकली मैं जानता हूँ जो लोग एनसीएल में अपॉइंटेड हैं माइनिंग ज्ञान से पढ़े हुए हैं, तो मैं पर्सनली जानता हूँ उन लोगों को। ओके, आपको क्या लगता है कि आपने जैसा ट्रेनिंग जो करा होगा तो अंडरग्राउंड से करा होगा, तो आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है एक जॉब जो अंडरग्राउंड में कर रहा है और एक जॉब जो ओपन कास्ट में कर रहा है? दोनों में क्या डिफरेंस है, किसमें क्या खासियत है, क्या कमियां हैं? ओवरऑल दोनों के डिफरेंस को प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर अगर देखा जाए तो अंडरग्राउंड ओपन कास्ट बहुत डिफरेंट है सर। मतलब अंडरग्राउंड का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, ओपन कास्ट में ड्यूटी इतना हार्ड नहीं होता है। ओपन कास्ट में बहुत रिलैक्स चिलफुल ड्यूटी है, मतलब लगेगा नहीं कि आप मतलब जब ड्यूटी करके रूम पे आते हैं तो लगेगा नहीं ऐसा कुछ कि ड्यूटी करके आए हैं। जैसे अंडरग्राउंड में हमने ट्रेनिंग भी की है, तो अंडरग्राउंड जाके आने में ही मतलब समझ में आ जाता था कि हाँ कुछ करके आए हैं। बट ओपन कास्ट में सर ऐसा नहीं है। ओपन कास्ट का यही अच्छा फ़ायदा है कि ओपन कास्ट में ड्यूटी मतलब महसूस नहीं होता कि आप बहुत हार्ड ड्यूटी किए हैं। ओके, बेसिकली अंडरग्राउंड में सर वो जो अंदर इंक्लाइन से अंदर जाना अंदर आना है, कुछ करो ना करो वो अपने आप में बहुत बड़ा काम हो जाता है कि अंडरग्राउंड से आप निकल के सर जी सर आना जाना ही बहुत बड़ा मैटर कर जाता है उसमें। ओवरऑल बाकी वर्क और सर इसमें
ओपन कास्ट में पूरा लाइट व्हीकल का ही यूज होता है। आपको अगर टाइम ऑफिस से फेस तक जाना है तो लाइट व्हीकल में बैठ के जाना है, अपना उसका सेपरेट रास्ता होता है। वहाँ तक शेल्टर तक जाते हैं, फेस में मशीन लगवाते हैं और फिर मशीन चालू होता है। डंपर वगैरह अपना जो साइकिल के हिसाब से, और फिर जाके शेल्टर में अपन बैठ सकते हैं। और बीच में जब फिर डाइवर्ट वगैरह करना हुआ या फिर फेस में कुछ प्रॉब्लम दिखी या फिर फेस बनाना हुआ तभी मतलब आते हैं। ओके, आपके हिसाब से अंडरग्राउंड का काम ज़्यादा टफ है? अंडरग्राउंड में सर प्रॉपर इंगेज होना पड़ता है। अच्छा सरदार का ड्यूटी थोड़ा अंडरग्राउंड में टफ है सर। अच्छा, ठीक है। अंडरग्राउंड में एक रिस्क फैक्टर भी है कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में ब्लास्टिंग रिस्क आ रहा फैक्टर है। भी बहुत ज़्यादा है। जी जी आपके बिल्कुल सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी में पूरा बारूद का जो टोली है वो आ रहा, पूरे ब्लास्टिंग का संपादन आपके जिम्मेदारी में हो रहा है। तो ओवरऑल जी। एक तो टफ भी है और रिस्की भी है, जिम्मेदारी वाला काम है। अच्छा है, व्यूअर्स को आपसे जानने मिलेगा कि कौन सा चूज़ करना है, अंडरग्राउंड चूज़ करना है कि ओपन कास्ट चूज़ करना है। मुझे लेकिन एक और चीज़ जो दिखता है कि अंडरग्राउंड में अगर आप करते तो आपके जो आगे के सर्टिफिकेट्स बनेंगे वो अनरिस्ट्रिक्टेड बनेंगे। जी प्रमोशन में थोड़ा सा जी आपको सर, बैरियर बिल्कुल। हो जाएगा कि अगर आप ओपन कास्ट में है तो प्रमोशन में थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा कि जहाँ कहीं भी फिर सर्टिफिकेट थोड़ा मिलता नहीं है। सर, पूरा पूरा पूरा। जब आप एग्जीक्यूटिव में जाने के लिए सर, हाँ। E2 में जाने के लिए मतलब अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस तो मैंडेटरी है सर, वो तो जरूरी ही है। तो वही है, आज का आपका लाइफ बड़ा सुकून से गुजरेगा ओपन कास्ट में। लेकिन अगर आप आगे हायर पोस्ट में जाना चाह रहे हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं, उस स्थिति में फिर जब आपको अंडरग्राउंड सर्टिफिकेट या अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगा तो वहां पे थोड़ा सा एक तकलीफ हो सकता है अगर आप ओपन कास्ट में है। तो ओवरऑल बाकी फिर ओपन कास्ट का जॉब बोल रहा हूँ कि सुकून वाला है। मैं अगला क्वेश्चन ये है किशन जी, जो कि बहुत सारे लोगों का भी यही सवाल मेरे ख्याल से होगा कि जब उनको सब्सिडरी चूज करना होगा, एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी हो चाहे एज ए माइनिंग सरदार या ओवरमैन हो, तो एनसीएल और बाकी सारे सब्सिडरी में आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है, क्या प्लस है क्या माइनस है, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी सर एक्चुअली सर एनसीएल की एक तो प्रमोशन पॉलिसी बहुत फास्ट है सर। मतलब अभी 21 वाली ज्वाइनिंग की जो सरदार की ज्वाइनिंग हुई थी, अभी 1 मई अभी कल के दिन ही उनका प्रमोशन हो गया, ग्रेड बी ओवरमैन हो गए 3 साल में सर। अच्छा अच्छा। जी सर, एनसीएल से फास्ट प्रमोशन पॉलिसी मेरे को लगता नहीं किसी सब्सिडरी में है अभी इस टाइम पे। तो मतलब यहाँ आप ग्रेड बी तो इजीली हो ही जाएंगे ओवरमैन। और कई सब्सिडरी में मैंने देखा है कि 10 साल मतलब माइनिंग सरदार पे ज्वाइनिंग करते हैं तो शॉर्ट फायर या माइनिंग सरदार ही रह जाते हैं, प्रमोट नहीं हो पाते हैं। क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में ही कई लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र आए हैं 2016-17 का ज्वाइनिंग का, तो अभी तक वो सरदार ही हैं। अच्छा, अब म्यूचुअल आने में फिर ये भी है सर कि 6-7 साल बाद कंपनी को अपन ने दिया, फिर अगर म्यूचुअल आ गए तो अपनी सीनियरिटी पूरी हो जाती है। तो अभी जो हमारे बाद जो 7 साल के सीनियर हैं वो हमसे नीचे सीनियरिटी में आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा है प्रमोशन पॉलिसी, उसके अलावा और ये कुछ? सर प्रमोशन पॉलिसी है सर, और वर्क कल्चर में यही है कि फैसिलिटी वगैरह है सर। ओके ओके ओके। ओवरऑल मेन आपको जो दिखाई देता है कि एक प्रमोशन पॉलिसी है सर, कि बाकी सारे में ऐसा है कि लोग 10-10 साल तक घसीटा रहे हैं, फिर भी घसीटा बोलना नहीं, ठीक है, ड्यूटी कर रहे हैं उसके बाद भी उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। यहाँ जी सर। 3 साल में प्रमोशन हो गया। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा किशन जी कि कल को आपको कोई लड़का आपका जूनियर आपके कॉलेज से पढ़ा हुआ या किसी दूसरे कॉलेज से पढ़ा हुआ आपसे मिल जाता है, तो क्या उनको आप माइनिंग ज्ञान से पढ़ना सजेस्ट करेंगे माइनिंग सरदार ओवरमैन एग्जाम के लिए? और अगर सजेस्ट करेंगे कि हाँ भाई पढ़ ले वहाँ से, तो क्या कुछ कारण है जिसके कारण आप माइनिंग ज्ञान को सजेस्ट करेंगे? सर पहले तो मैं अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताता हूँ कि जब मैं प्रिपेयर था तो लास्ट टाइम मैंने WCL ECL के टाइम पे क्या गलती की थी कि मैंने सर मॉक टेस्ट वगैरह, मेरे को उतना नॉलेज नहीं था, तो मैं सोचता था कि मेरे हिसाब से मैंने पढ़ तो सब लिया है, मेरे हिसाब से मेरी प्रिपरेशन एकदम अव्वल दर्जे की है, मतलब हाई स्टैंडर्ड की है। और उस समय भी कॉन्फिडेंस था कि मैं हाँ निकाल लूँगा। वो ज़रा सा थोड़ा सा ही नंबर से रह गया था, लेकिन वो जो क्यों रह गया था मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि सर वो उस समय मैंने मॉक टेस्ट देता ही नहीं था सर। तो सर मॉक टेस्ट एक जो माइनिंग ज्ञान का जब मॉक टेस्ट दे रहा था तो धीरे धीरे जैसे सर मैं कोई टॉपिक कंप्लीट करूं तो उसका सर मतलब जितने भी डिफरेंट जगह से मेरे को अगर मॉक टेस्ट देने को मिल रहा है, तो पहले मैं यूट्यूब में देखा तो हाँ आपका मॉक टेस्ट माइनिंग ज्ञान का दिखा मुझे, तो मुझे थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आया कि हाँ यार मतलब मॉक टेस्ट तो बढ़िया है। तो सर मैं जितने भी टॉपिक अपने आप से मैं प्रिपेयर करूं तो उस टॉपिक पर प्रॉपर मॉक टेस्ट दूं सर, मतलब फुल्ली, मतलब जितने ज़्यादा मॉक्स हो सकते हैं एक टॉपिक पे
तो हर जगह से मैं मॉक देने के लिए एकदम रेडी रहता था। तो मॉक टेस्ट से सर मेरा कॉन्फिडेंस है ना, जो यहाँ था वो यहाँ हो गया, जो और वही कॉन्फिडेंस सर एग्जाम में काम आता है। ओके ओके ओके। बेसिकली सर हमारे एंड पे मैंने तैयारी तो ठीक ठाक कर रखा था, लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का काम जो हुआ कहीं ना कहीं आपके जो मल्टीपल मॉक टेस्ट जो हमको दिलाने मिले उससे हुआ। और इसके अलावा अभी हम ऑलमोस्ट इंटरव्यू के एंडिंग पे हैं किशन जी, कि आप अगर फ्यूचर एस्पिरेंट जो अभी माइनिंग ज्ञान माइनिंग सरदार ओवरमैन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, मैं एक्चुअली जब भी माइनिंग सरदार ओवरमैन एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ उससे बात करता हूँ ना, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड है। डीमोटिवेटेड होने के कारण पता नहीं कुछ कुछ निगेटिव थॉट्स भी हैं, करप्शन हो रहा है। दूसरा एक थॉट है कि इनका सर कट ऑफ जो जाता है 100 में कभी 98 कभी 96, उस लिए भी डीमोटिवेटेड है। आप इनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या कुछ है जिनको बताना चाहेंगे भाई इन सारी बातों का ध्यान रखो, जरूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इनके लिए कोई टिप्स है जो आप देना चाहते हैं या कोई चीज़ें हैं जिसको आप अवॉइड करें, इनको बताना चाहते हैं, प्लीज़ सजेस्ट करें फ्यूचर एस्पिरेंट को। सर पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोग अफवाहों पे भरोसा कम करें। जैसे बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट है कि यहाँ माइनिंग इंडस्ट्री में इतना पैसा चलता है, उतना पैसा चलता है, तो उस पर हमको बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको जिस पे फोकस करना चाहिए, जो हमारी प्रिपरेशन उस पर फोकस करना चाहिए हमको। बेसिकली जो हमारा काम है सर, हम जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं सर, उस पर हमको फोकस करना चाहिए। जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर हम क्यों फोकस करें सर। तो और हमेशा सर पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे से भी मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में और जो माइनिंग वाले हैं, तो वो भी बोलते थे कि इतनी सीट है, इतनी बिक जाएगी, ऐसा है वैसा है। अब तो आजकल तो सर टीसीएस एग्ज़ाम लेता है, आपको पता ही है, हर जगह टीसीएस एग्ज़ाम ले रहा है। तो अब ये समस्या थोड़ा सॉल्व हो गई है कि टीसीएस के एग्ज़ाम में ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, टेक और नॉन टेक दोनों लगभग पार्ट रहते हैं, तो उसमें घोटाले के चांस तो कम ही रहते हैं। और अपने को उस चीज़ पे मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपने को तो एक सीट चाहिए ना सर। और सर प्रिपरेशन के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि सर जैसे अपना माइनिंग सरदार ओवरमैन जूनियर ओवरमैन जो भी अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले प्रिपरेशन की जर्नी बेसिकली स्टार्ट सर एक्ट रूल रेगुलेशन, ये हमारा बेस है। तो इसको आप जितने बार जितने टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिपीट कर सकते हैं, उतना ज़्यादा मतलब इसको प्रिपेयर करिए अपने आप को इससे। ये जितना जैसा ये क्या होता है, कुछ समय तैयारी के बाद ये बार बार भूलता है, तो इसको जैसे 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर करके रिवाइज पढ़ें, फिर उसको आगे मॉक दें, फिर आगे चैप्टर पहुंच जाओ तो पीछे वाले को फिर रिवाइज करें। तो सर जो मेन पार्ट तो अपना एक्ट रूल रेगुलेशन ही है, तो इस पे बहुत लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। इस पे मतलब एक बार 2 बार पढ़ें, सोचते हैं कि क्योंकि रेगुलेशन सर हमारा एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक एक लाइन में एक से एक क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो भाई सर जैसे आपके प्लेटफॉर्म से भी उस टॉपिक में कई क्वेश्चन ऐसे मतलब लेजेंडरी क्वेश्चन थे जो समझ में आया कि हाँ ऐसे मतलब पढ़ने का एक तरीका भी समझ में आता है सर, कि मतलब कौन किसका क्या क्या सोच सकता है, मतलब कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मॉक टेस्ट से भी समझ में आ जाता है। तो ये बेसिकली है कि देख भाई अपने आप पे सबसे पहले तो भरोसा रखो कि जिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो उसे वो एग्ज़ाम आपसे निकलना ही निकलना है, और आपको क्या ही मतलब है बाकी सबसे, एक ही सीट ना चाहिए। उस एक सीट के लिए फिर जो कुछ भी किया जा सक रहा है वो करो, और उसमें भी लेजिस्लेशन पार्ट आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेजिस्लेशन एक्चुअली बोरिंग लगता है लोगों को, पढ़ने में बड़ा आँख कान नाक से खून निकलने लग जाता है क्योंकि डेटा बेस्ड है। लेकिन ठीक है बोरिंग है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी वही है, तो उसको आप जितना बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सको, जैसा कि किशन जी का कहना है। इसके अलावा फिर और कुछ बोलना है अदरवाइज एंड करते हैं सर। इसके अलावा मैं इसी के आगे पार्ट बताना चाहूँगा, जैसे अपन एक्ट रूल रेगुलेशन सर मैंडेटरी है, मतलब इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। अगर माइनिंग सरदार ओवरमैन जूनियर ओवरमैन का एग्जाम दे रहे हैं तो ये तो इतना मैंडेटरी पार्ट है कि इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। इसको प्रिपेयर करने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं इसमें पूरा परिपक्व हो चुका हूँ, उसके बाद सर जो भी एग्जाम अपन दे रहे हैं जिस सब्सिडरी का, उसका सिलेबस रिलीज होता है आजकल। तो सिलेबस पे फोकस करें, और सिलेबस पे एक एक टॉपिक उठा के, और सर जितने भी हमारे अच्छी बुक्स है तो उसमें से निकाल के, ऐसे वॉल्यूम 1 2 3 हो गई, और भी जितनी नामी बुक्स है, तो उसमें से एक सिलेबस का मतलब सिलेबस का एक टॉपिक पकड़े और डिफरेंट जगह से डाटा निकाल के उस पर अपना प्रॉपर नोट्स बनाए, और नोट्स बना के सर हर टॉपिक को धीरे धीरे प्रिपेयर करते जाएं।
तो उसमें सर मुझे मुझे जहाँ तक लगा मुझे आसानी हुई पढ़ने में। फिर वो अपना हैंड रिटन नोट से तो एक बार उसको ज़्यादा रिपीट भी नहीं करना पड़ता है, रिवीजन भी नहीं करना पड़ता है। थैंक यू सो मच किशन जी अपने वैल्यूबल सजेशन के लिए। आपके द्वारा दिए गए सजेशन, आपके द्वारा दिए गए टिप्स नो डाउट हमारे फ्यूचर माइनिंग सरदार ओवरमैन एस्पिरेंट को मोटिवेट करेंगे, उनको गाइड करेंगे कि किस तरह से एक एग्ज़ाम का तैयारी इन्होंने करना है। आपके जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि एनसीएल एग्ज़ाम के अंदर में किशन केसरी जी का ऑल इंडिया रैंक 34 लगा था। जहां पे 300 से ज़्यादा पोस्ट थे, वहां पे वेल डिजर्विंग कैंडिडेट ये थे जिनका ऑल इंडिया रैंक 34 लगा था। और जैसा कि इन्होंने अपना लाइव बताया कि पूरी तरह से इनका फोकस माइनिंग सरदार एग्जाम पे था भी नहीं, कि ये कभी कभी डेविएट भी हो जाते थे, कभी एसएससी की तरफ कि कभी एमपी जो पुलिस है उसकी तरफ। उन सब डेविएशन के बावजूद इन्होंने आज यह मुकाम हासिल करा है। तो अगर आप फुल फोकस्ड होकर के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आराम से आपसे एक पोस्ट माइनिंग सरदार ओवरमैन का कंफर्म हो सकता है। अभी करंट में तो कोई खास वैकेंसी आपके पास नहीं है, लेकिन जो भी वैकेंसी आता है उसके लिए आज से अगर आप तैयारी में लग जाते हैं, आज से पूरे शिद्दत के साथ आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, तो कल का वो एग्जाम निकालना, अगर कोई वैकेंसी आता है तो उसका निकालना मुझे नहीं लगता कोई बड़ा काम है किसी भी माइनिंग सरदार ओवरमैन कैंडिडेट्स के लिए। जैसा कि किशन जी का भी कहना है कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करके आज यह मुकाम इन्होंने हासिल करा है, आप भी कर सकते हैं जब इन्होंने करा है। तो थैंक यू सो मच किशन अपना टाइम देने के लिए, अपने वैल्यूबल फीडबैक देने के लिए हमारे व्यूअर्स को। वेलकम सर। Download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.